नमस्कार साथियों। आप सभी जानते हैं कि नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल ने नेट मूल्यांकन के लिए अपनी नई असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन मेथोडोलॉजी जारी की है, जो आने वाले सत्र यानी कि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ मेजर चेंजेस हैं, कुछ माइनर चेंजेस हैं, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि पूर्व वीडियो में है, पहले हम चर्चा करेंगे नेट के उन एस्पेक्ट्स पे जो सामान्य एस्पेक्ट है, और उसके बाद हम IIKSR और अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आप नेक की मेथोडोलॉजी में देखा होगा आपने, तो पहले भी आपने देखा होगा कि नेक समय समय पर अपने चेंजेस या अपने सिस्टम में चेंज करती रही है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन या जो फीडबैक इंस्टीट्यूशन दी जाती है उनकी वो चर्चा करते हैं। अब हम इस बात पे बात करेंगे कि नेक की आवश्यकता क्यों है, नेक एसेंशियल क्यों है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो कॉलेज हैं, उनके लिए एक हेल्थ चेक सिस्टम की तरह काम करता है। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने धर्मशाला के अधिवेशन में कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए असेसमेंट और एक्रेडिटेशन सभी HEI का बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम कोई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो हमें किसी एजेंसी से एक्सेस कराना हो। इंडिया में आप जानते हैं कि नेक इस वक्त कॉलेजों का मूल्यांकन करती है, तो नेक के द्वारा असेसमेंट एक्रेडिटेशन इसलिए भी आवश्यक है। इस पे सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए आप जानते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी फंडिंग इससे कनेक्ट की गई है। जैसे आप जानते हैं, अभी जो UGC ने ग्रांट निकाली थी 2022 में, कुछ प्रोजेक्ट निकाले थे, उसमें साफ कहा था कि वही कॉलेज के लिए लागू होगी या वही यूनिवर्सिटी के लागू होगी जिनका असेसमेंट एक्रेडिटेशन हो गया होगा। अगर असेसमेंट एक्रेडिटेशन नहीं हो गया होगा मिनिमम, तो उस पर अप्लाई ही नहीं कर सकते। ऐसे ही रूसा की ग्रांट है, और भी बहुत सी ग्रांट है इसकी सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए, और बहुत सी चीज़ों के लिए ये अब लागू किया जा रहा है। ये अपने कॉलेज के स्वयं एनालिसिस का एक माध्यम है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या हम चैलेंज फेस करने वाले हैं। और नेक में जो नए मूल्यांकन मेथोडोलॉजी में बहुत से ऐसे चेंजेस किए हैं जो आने वाले समय में हमारे पर्यावरण को सुधारने में मदद करेंगे, और पर्यावरण कैसे सुधारा जाए उस पर हेल्प करेंगे। और नॉट लीस्ट के अब ये मैंडेटरी है, तो अब हमें इसे तैयार करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के समय में कि आयसा कोड के बिना आयसा कोड के कॉलेज नेक के लिए लॉगिन में क्रेडेंशियल आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए आयसा में जो नाम है आप एक बार चेक कर लीजिए, नाम जरूर चेक कर लीजिए। जो आयसा में नाम होगा वही आपका यहाँ रिफ्लेक्ट आके आगे आएगा। तो नाम पे भी बहुत बार इश्यूज आता है कि नाम UGC डॉक्यूमेंट में कुछ और हैं, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन में कुछ और हैं, और आयसा में कुछ और हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने नाम को सभी जगह समान कर लीजिए और उसके बाद ही इसे अप्लाई करिए। दूसरी बात है कि कॉलेज रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और UGC से और किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना चाहिए। यदि ऑटोनॉमस कॉलेज है तो उसकी शर्तें अपनी हैं। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, जिस पर बात हो रही है, ज़्यादातर हम टारगेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो सरकार पॉलिसियाँ हैं जो नेक को बढ़ावा देती हैं, उन नेक पॉलिसियों को हम दस्तखत रखते हुए इसमें बहुत सी चीज़ हम इंक्लूड करेंगे, जिससे बेनिफिट होगा कि हम नेक को कितनी आसानी से कर सकें। सरकार के क्या कदम है जो कॉलेजों को हेल्प कर रहे हैं नेक असेसमेंट एक्रेडिटेशन कराने के लिए। अगर रिवाइज असेसमेंट एक्रेडिटेशन गाइडलाइन की हम बात करें, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ा चेंज हुआ था जो पहले ही चेंज हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जनवरी 23 से, ये 20 से ही चेंज हो गया था। कि जो हमारा एनालिसिस सिस्टम है, जिसमें हमारे एक ऑब्जेक्शन होता था कि टीम से पीयर टीम आती थी, उसमें कुछ हमारे ऑब्जेक्शन होते थे, तो उसको देखते हुए अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये बड़ा सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सिस्टम को कितना ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो टीम आती है, टीम असेस करेगी आने के बाद कि क्वालिटी क्या है, जबकि क्वांटिटेटिव के लिए आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड है। इसको एक थर्ड पार्टी जो आपका डेटा को वेरीफाई करती है, देखती है, और उसके आधार पर ही आपकी मार्किंग होती है और उसमें आप आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड पे जिस पैटर्न कह सकते हैं, कोई किसी को नहीं जानता। एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, स्टेटिंग जो SOP होते हैं उसके आधार पर ऑपरेट करती है। दूसरे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर चेंज हुआ है, नई ICT का बहुत यूज हुआ है, जिसमें क्वांटिटेटिव आप जानते हैं, तो बहुत फास्ट हो गया है। जो नंबर ऑफ डे थे विजिट के, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में 2 कर दिए गए, रिड्यूस कर दिया गया है, साइज को भी बढ़ाया गया है। दूसरे एक प्री क्वालिफायर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये प्री क्वालिफायर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। प्री क्वालिफायर है कि आपका जो क्वांटिटेटिव डेटा है, मोस्टली जो एक्चुअल है उसमें 30 और 70 की बात करें, लेकिन एक्चुअल 30-70 नहीं होता, अराउंड 62-63 के आसपास क्वांटिटेटिव आता है। जो भी आपके क्वांटिटेटिव पैरामीटर है,
उसमें जो थर्ड पार्टी या सिस्टम जनरेटेड स्कोर है, बेसिक स्कोर, वो 25% होना चाहिए। यदि 25% नहीं है तो आपके पास टीम विजिट यानी क्वालिटेटिव डेटा को विजिट करने के लिए आप पीयर टीम आती है, पीयर टीम विजिट नहीं होगी। तो आपको जैसे आप देख रहे हैं कि 62 जो परसेंट है, इस 62% जो भी है उसका 25% आपको लाना ही होगा, वरना आपके SR बेस पर ही ये रिजेक्ट हो जाता, उससे आगे बढ़ता ही नहीं। आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी जो है इस क्वांटिटेटिव डेटा को आपकी वैलिडेशन कौन देती है? 35, 65%, 62% वाले को। फिर अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज थी, तो उसमें पहले एक सिस्टम था, अब अलग अलग बेंचमार्क निर्धारित किए, यूनिवर्सिटी के अलग है, कॉलेज के लिए अलग हैं, और डिफरेंट बेंचमार्क हैं डिफरेंट सेक्टर के। इसलिए अगर नेक की SR की गाइडलाइन तमाम गाइडलाइन होती हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक सवाल और आता है कि जो जब आप सेलेक्ट करते हैं किस कॉलेज कैटेगरी में अप्लाई करें, तो बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनके यहाँ PG क्लासेस चल रहे हैं लेकिन PG का स्टेटस नहीं है। तो नेक जब अप्लाई करेंगे तो आप कोर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपके रिकॉग्नाइज एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से कोर्स PG रन कर रहा है तो आपको PG एफिलिएटेड कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, UG में नहीं जाएंगे। आपको कोर्स के आधार पर अपने एक्रेडिटेशन सिस्टम में जाना होगा। और एलुमनाई का जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी बहुत ध्यान रखा है नए सिस्टम में, जिससे कि आपकी फीडबैक अच्छी आ सके, उस फीडबैक के आधार पर चीजें चलें। जैसे मैं आप जानते हैं, बार बार ये बात कहता हूँ कि नेक असेसमेंट एक्रेडिटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर आप करंट ईयर का डेटा 2022 दिसंबर तक का डेटा देखें उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 1.04% हमारे HEI, अराउंड 100+ के आसपास HEI आउट ऑफ 8,000 HEI में से नेक एक्रेडिटेड है। और सरकार की मंशा भी है, और ये न केवल सरकार की मंशा है बल्कि हर HEI को नेक एक्रेडिटेशन में जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या समस्या है? जो आम समस्याएं आती हैं उन पर बात करेंगे। सबसे कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बात सब सवाल उठाया जाता है। देखिए, जो नया मैट्रिक सिस्टम है इसमें आप देखेंगे कि अगर कोई चीज नहीं है, आपको प्रोजेक्टर हॉल नहीं है, सेमिनार हॉल नहीं है बड़ा, तो उसके एक मार्किंग सिस्टम है, अगर है तो वो चीज मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से नेक असेसमेंट एक्रेडिटेशन तो हो जाएगा, बाकी चीजें आपके ग्रेड इम्पैक्ट हो सकते हैं, ग्रेड C हो सकता है, B हो सकता है, डबल+ हो सकता है, सिंगल हो सकता है, CG पे अंतर पड़ेगा, लेकिन नेक असेसमेंट एक्रेडिटेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि वेबसाइट होनी चाहिए, फंक्शनल वेबसाइट होनी चाहिए आपकी। और बहुत सी न केवल वेबसाइट पर डेटा होना चाहिए बल्कि SR जब अपलोड करेंगे आप, तो अपने में आप क्या करेंगे कि एक सेक्शन बनाएंगे जहाँ क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, उसके जितने भी, क्योंकि नेक की एक लिमिटेशन है फाइल अपलोड करने की, तो वेबसाइट पे स्पेस बना लेंगे तो वहां की लिंक वहां पेस्ट करेंगे तो आपकी मान जाएंगे। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि किसी थर्ड आपने गूगल ड्राइव पर डाल दिया या कहीं पर डाल दिया, तो मान्य नहीं है। तो आपको वेबसाइट पे अपनी लिंक फाइल अपलोड करनी है मेजर, उनका लिंक वर्ड फाइल में पेस्ट करते हुए एंटर मार देंगे और उसको वहां फाइल को अपलोड कर देंगे, तो वहां से वो चीजें दिख जाएंगी। रिकॉर्ड ऑफ डेटा यानी डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी जो वेरिफिकेशन हो रहा है क्वालिटेटिव का, क्वांटिटेटिव डेटा का, वो थर्ड पार्टी आपके रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट जो आपने उनको प्रोवाइड करा है उनके आधार पर ही होगा। और मैं एक और बात कहता हूँ, नेक क्या है? नेक सिर्फ आपके जो भी रिसोर्सेस हैं उनका कितना बढ़िया यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें आपके ग्रिड को इम्पैक्ट पड़ता है। या छात्र संख्या कम है या छात्र संख्या ज्यादा है, नेचुरल सी बात है, तो पर उसमें से कितने पास आउट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास कितना फर्नीचर है कितना नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं, वो फर्नीचर कितना यूटिलाइज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है नेक असेसमेंट एक्रेडिटेशन के लिए, वो है हमारा माइंडसेट। साथियों, अगर हम चाहते हैं नेक को हमें असेसमेंट एक्रेडिटेशन कराना है तो हम असेसमेंट एक्रेडिटेशन करा लेंगे। यदि हम नहीं चाहते हैं तो हम तमाम सवाल उठाएंगे, ये कमी है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, लेकिन हम असेसमेंट एक्रेडिटेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। समस्याएं सदैव हैं, समस्याएं आज भी हैं, समस्याएं सदैव रहेंगी, और समस्याएं चलती रहेंगी जब तक सिस्टम है। कभी कोई चीज कंप्लीट नहीं हो सकती है। असेसमेंट एक्रेडिटेशन के लिए जाना है तो जो आपकी वर्तमान चीजें उनको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाएंगे तो असेसमेंट एक्रेडिटेशन आपका हो जाएगा। सेकंड थिंग कि नेक असेसमेंट एक्रेडिटेशन जाने से पहले आपको किन चीजों को ध्यान रखना होगा। देखिए, ऑडिटेड स्टेट जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है आपके कॉलेज के, वो ऑडिटेड होने चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कई बार कई कॉलेज सोसाइटी रन कॉलेज होते हैं, सेल्फ फाइनेंस स्पेशली कॉलेज, उनके कई कॉलेज होते हैं तो एक सोसाइटी के नाम पे जनरल अकाउंट बना लेते हैं। अगर ऐसे अगर डॉक्यूमेंट तो मान्य होंगे, जो भी आपका अकाउंट है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो कॉलेज के नाम या HEI के नाम पे होने चाहिए।
अगर मान ली बहुत बड़ी सोसाइटी है तो उस सोसाइटी के इसी के डॉक्यूमेंट क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि 4 कॉलेज हैं, 4 कॉलेज को इतना इतना पैसा दिया गया है या इतना इतना खर्च किया गया है। कोई भी स्टेटमेंट, ब्लाइंड स्टेटमेंट जिसमें सोसाइटी का नाम हो, कॉलेज का नाम ना हो, तो वो मान्य नहीं होगा। तो ऑडिट सिस्टम और किसी सीए के द्वारा ऑडिट होना चाहिए। फिर फोटोग्राफ और वीडियो दोनों ही जियो टैग्ड होनी चाहिए, उनकी लोकेशन टैग्ड होनी चाहिए। आजकल आप फोटो वीडियो लेते हो, आजकल कई ऐप है मोबाइल में, आप लगाइए उसमें वो आप लोकेशन और जियो टैगिंग कर देते हैं अपने आप, आपके फोटो के साथ भी पेस्ट होके आ जाता है। या आप फोटो की प्रॉपर्टी में जाके आप जियो टैग कर सकते हैं। सभी जितने भी इवेंट कराएं वो सब आपको ध्यान रखने हैं। छोटा इवेंट है, बड़ा इवेंट है, स्टूडेंट की अटेंडेंस मैंडेटरी है, और अटेंडेंस के साथ साथ स्टूडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए प्रेजेंस पे। डिफरेंट मीटिंग्स होते हैं, उन सबके मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग के मिनट्स, ये प्रॉपर होने चाहिए, आपके तैयार होने चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंटेशन जो आगे आएंगे। दूसरे बहुत सी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आप करते हैं, वो सारी इको फ्रेंड, चाहे वो आपकी सोलर एनर्जी है, चाहे आपको पावर शेविंग है, चाहे आपको वाटर हार्वेस्टिंग है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके कॉलेज की वेबसाइट फंक्शनल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है नेक्स्ट मेडिटेशन के लिए। अगर इको फ्रेंडली अप्रोचेस की बात करूं, जो डिफरेंट क्राइटेरिया में आप देखें डिफरेंट ढंग से आई हैं। कहीं उन्होंने एलईडी को प्रमोट किया है, कहीं आईसीटी तमाम टूल्स यूज किए जा रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, प्लांटेशन की बात हो रही है, ई परचेज की बात हो रही है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है, पेपरलेस कैंपस, ये सारी चीज इको फ्रेंडली अप्रोचेज हैं जिनको अपना सकते हैं, जिससे आप कार्बन फुटप्रिंट कम करें और हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इन सबको नेक में बहुत बढ़ावा दिया गया है। अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के एक्शन की बात करूं जो लास्ट 2 साल में हुए हैं, जिनसे आप मान के चलिए नेक असेसमेंट एक्रेडिटेशन, मैं फिर कह रहा हूँ ग्रेड में इंपैक्ट पड़ सकता है, मैं ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका नेक असेसमेंट अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएंगे तो आपका असेसमेंट एक्रेडिटेशन 100% हो जाएगा। अब कुछ स्टेप की प्रोफेसर प्रमोशन कॉलेजों में दिए गए हैं, नेचुरली प्रोफेसर प्रमोशन की रिसर्च एक्टिविटी है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, जिससे आप उनके जो रिसर्च पब्लिकेशन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट ग्रांट सभी कॉलेजों को दी जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के अभी तक ये इशू होता था रिसर्च डेवलपमेंट ग्रांट हमारे पास नहीं होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अधिकांश बहुत हर साल दी जा रही है ग्रांट। पीएचडी सुपरविजन कॉलेज में अलाउ कर दिया गया है, ये भी एक स्टेप है जिससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। रूसा में 92 गवर्नमेंट कॉलेज को, सारी यूनिवर्सिटियों को, सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नेक के लिए, चाहे इक्विपमेंट है, चाहे लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, चाहे कंप्यूटर लैब है, स्पोर्ट्स है, बुक्स है, सभी के लिए ग्रांट दी गई है। स्मार्ट क्लास के लिए अलग से ग्रांट दी गई, जो नॉन रूसा कॉलेजेस थे उनको वहाँ अलग से स्मार्ट कार्ड बनाए। ई पार्क्स बनाए गए हैं 120 कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में। प्री लोडेड टैबलेट्स लाइब्रेरी में दी गए हैं ई एजुकेशन को, बड़ा 120 कॉलेजों में। साइंटिफिक बुक्स के लिए ग्रांट दी गई है, इक्विपमेंट्स के लिए अलग से दी गई है, स्पोर्ट्स के लिए अलग से दी गई है। ये सारे जो ग्रांट्स के लेटर हैं या जो आप परचेज किए, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और ये सब नेक में आपको पॉइंट्स में आगे डिस्कस करूंगा, कितने पॉइंट में आपको बेनिफिट देंगे, किस किस का करेंगे। लेकिन शर्त वही है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट एसओपी के अकॉर्डिंग मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको ध्यान रखना होगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, आपको कितने भी ग्रांट दे दिया है वो आप पॉइंट लूज कर जाएंगे। जो एनईपी के स्टेप है, आप जानते हैं स्टेट, यूपी स्टेट ने पहली बार सबसे पहले एनईपी लागू किया है, और 2021 के बेस से हमारे यहाँ सारे बच्चे एनईपी के अंदर एडमिशन पा रहे हैं। अगर आप बात करें इम्प्लीमेंटेशन सीबीसीएस सिस्टम, जो हमारा चॉइस बेस्ड कैरियर सिस्टम है वो लागू हो गया है, मल्टी डिसिप्लिनिटी हमारे यहाँ लागू हुई, ये सारे सिस्टम है जो हमें हेल्प करते हैं नेक एस्टिमेशन कराने। स्किल कोर्स, अभी तक स्किल की समस्या होती थी, हम स्किल अपने बच्चों को नहीं दे पाते, मैंडेटरी स्किल कोर्स है, आप सभी जानते हैं, सभी को यूजी लेवल पर फर्स्ट 2 सेमेस्टर 2 ईयर्स में 4 सेमेस्टर स्किल कोर्स करने करने हैं, जिसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, फील्ड वर्क, सारी चीज में इंक्लूड होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी आ गई है, और बच्चों को पूरी लिबर्टी है कि सीबीसीएस के साथ साथ कौन सा बच्चा कॉलेज सब्जेक्ट चुनेगा, कौन सा नहीं चुनेगा, ये पूरी दे दी गई है। रिसर्च मैंडेटरी हो गई, यूजी लेवल में तो हो गई है, यानी यूजी थर्ड ईयर ऑनवर्ड बच्चों को रिसर्च प्रोजेक्ट कराने करिकुलम का पार्ट है। आप जानते हैं जहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट की बात आती है नेक्स्ट एडिशन, ये कहा जाता है करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, करिकुलम का पार्ट आजकल में ये सब चीजें हैं। ऑनलाइन कोर्सेज अलाउ किए गए हैं, इससे बच्चों को जहाँ स्वयं मूक स्नैपटेल से क्रेडिट ट्रांसफर अलाउ किए गए हैं। एमओयू के लिए बात करिए कि एमओयू किए जाने इंस्टीट्यूट से, एकेडमिक बॉडीज से, लोकल इंडस्ट्रीज से, सभी चीजें अलाउ की गई हैं। सीआई के लिए एकेडमिक विजिट, इंटर्नशिप, एक्सपोजर विजिट, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट की बात की गई है। तमाम सेल्स जो नेक कराने में आपकी हेल्पफुल हैं, उनमें से कुछ जैसे गर्ल्स हेल्थ क्लब, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ आदि का कंटिन्यूस इंटरनेट एवोल्यूशन लागू कर दिया गया है। वेबसाइट
LMS एंड MIS ई सुविधा, ये सारी चीजें इसके अंदर बनाई। क्लस्टरिंग अलाउड है, इसकी पॉलिसी आने वाली है। एकेडमिक कैलेंडर शासन ने भी आपको लगातार जारी किया, यूनिवर्सिटी भी जारी किया, कॉलेजों में भी, ये सारी चीजें नेक NEP के अंदर होंगी जो आपको नेक कराने में हेल्पफुल होंगी। अगर मैं बात करूं अपने नए सिस्टम में, जैसा कि मेरी कैलकुलेशन, ये शर्त वही है कि डॉक्यूमेंटेशन, तो जितने आपके NEP इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट्स हैं वो अगर सारे बातें से क्राइटेरिया 1.1 क्वालिटेटिव है, वहीं 1 to 1, 1 to 2 क्वांटिटेटिव, इनका ही वेटेज पॉइंट दिया गया है। अगर आप 1000 पूरी नेक एस्टिमेट एग्रीगेशन 1000 पॉइंट का होता है, अगर 1000 पॉइंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका टोटल लगभग 23%, यानी 1/4। अगर 4 CGPA में बात करूं तो लगभग 1 CGPA को आपका NEP हेल्प कर रहा है। यानी NEP अगर प्रॉपर लागू, NEP लागू तो है लेकिन सर वो ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आप प्रॉपर कर पा रहे हैं, अगर आपने NEP का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया हुआ है तो आप मान के चलिए आपका ग्रेड, इतना पॉइंट तो NEP ने आपको सपोर्ट कर दिया, बस इनके आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाने हैं और बाकी पॉइंट आपको चीजें होती हैं कॉलेजों में। अगर सारी चीजें लगा लेंगे तो इसलिए इसका मतलब है कि नेक्स्ट एडमिशन हो सकता है बड़े आराम से। टाइमलाइन क्या है नेक एस्टिमेट एक्रेडिटेशन में? तो SR के लिए 45 टाइमलाइन स्टार्ट होती है, काउंटर स्टार्ट होता है आपका IIQ सबमिट होने के बाद, IIQ एक्सेप्ट होने के बाद। IIQ सबमिट करेंगे देन एक्सेप्ट होगी, उसके बाद से काउंटर्स हुए। जैसे IIQ एक्सेप्ट होगी उसके 45 दिन के अंदर SR अपलोड करनी है आपको। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि पहले SR का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे एनेक्सेस सब तैयार होने चाहिए, तब आपको IIQ अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि 45 डे बड़ी जल्दी भागते हैं। कई बार क्या होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और जब नेक में अपलोड कर रहे हैं उस वक्त कई चीजें नई जनरेट होंगी और वो चली जाती हैं, आपको पता ही नहीं रहता क्या है और क्या नहीं, उस वक्त आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको 45 डे कम पड़ेंगे। तो पहले ऐसा नहीं है IIQ बनाने जाने का SR तैयार किया, SR तैयार करके IIQ के लिए अप्लाई करिए। इसको स्पेशल कंडीशन 15 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है। IIQ जैसे ही सबमिट कर देंगे फीस के साथ, उसके बाद डेटा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये DBV किसका स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है क्वांटिटेटिव डेटा का, जो थर्ड पार्टी कर रही है वो क्वांटिटेटिव डेटा का। इसको ये आपको 15 दिन मिलेंगे इसको अपलोड करने के लिए। यानी कि जहां उन्हें इसके SR में डाउट है, जहां उन्हें क्वेश्चन है, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए जो उन्हें गलत लगते हैं या उनके लिए एक्स्ट्रा प्रूफ है, वो सारे आपके DBV के अंदर आपको कॉलेज को आ जाएंगे और उस DBV की रिप्लाई देने के लिए आपको 15 दिन मिलेंगे। सिमिलरली उसमें भी स्पेशल कंडीशन में 7 दिन का एक्सटेंशन हो सकता है। उन 15 दिनों के अंदर आपको जो अपनी बात करनी हो कही। यहाँ ये ध्यान रखिए, कई बार क्या है आपकी चीजें मार्किंग या CG पे बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, वहां पर CG पे तो नहीं दिखेगा आपको। मतलब आपने मान ली 10 सेमिनार क्लेम किए हैं, मान ली उन्होंने 4 कर दिए, 6 कर दिए, कम कर दिए, जो भी आपके क्लेम है उसको कम कर दिया। वहां दोनों दिखेंगे, आपने क्या क्लेम किया है, आपका DV पार्टनर ने क्या दिया है आपको, दोनों दिखेंगे। अगर वो पार्टनर डाउन कर रहा है तो आप प्रॉपरली उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ उनको भेजिए और कहिए जो आपने कहा है वो सही है। और वहां एक ही चीज कमी आती है बार बार DV पार्टनर डॉक्यूमेंटेशन या SOP में, जो यानी DV पार्टनर को एक स्टैंडर्ड बताया गया है कि ये अगर क्वेश्चन है तो इसके साथ ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपने वो डॉक्यूमेंट ला के कोई और डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, वो कैंसिल करेंगे ही करेंगे। तो आपको या नंबर या उतनी सेमिनार, या मान लिया आपने 10 सेमिनार कराए, 5 में अटेंडेंस की रिकॉर्ड ही नहीं दिए, प्रूफ नहीं दिए, 5 के प्रूफ दे दिए तो 5 कम कर दिए। तो नेक्स्ट टाइम में आप बची हुई सेमिनार के भी प्रूफ लगाइए, तभी होगा। फिर जब ये DBV चलता रहेगा और 25% आप जैसे ही पूरा करेंगे, उसी के साथ साथ क्या है आपका, जैसे ही वो आपके सिस्टम में लॉगिन पीयर टीम के लिए डेट मांगी जाएंगी, 3 महीने के अंदर आपको 3 डेट देनी है। और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आएगी। साथ साथ एक और चल रहा होगा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, 1 महीने चलेगा। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे क्या होता है, जो आपकी कॉलेज के इसमें 100 और 10% ऑफ द स्ट्रेंथ। सपोज आपका 2000 कॉलेज की स्ट्रेंथ है तो 100 बच्चों से करेंगे। अगर मान ली आपकी 1000 की है तो 100 से करेंगे, और आपकी मान ली 700 है तो 100 नहीं करेंगे, 70 लोग, 70 स्टूडेंट से फीडबैक जानी चाहिए। ये 60 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जब आप इसको क्रॉस कर लेते हैं कि जितना मिनिमम क्वालिफाई, मान लिया आपके सब आपका बच्चों का डेटा मांगते हैं, वो जब SSS में मिनिमम 50% मांगते हैं, वो आपको एक्सेल फाइल में देना, वो आपके कॉन्टैक्ट करते हैं ब्लाइंडली। जैसे ही उनका 10% यानी 700 अगर आपकी कॉलेज स्ट्रेंथ है, 70 बच्चों ने अप्लाई दिया, आपका SSR हो जाता है। और जैसे ही आप प्री क्वालिफायर कंप्लीट करते हैं, यानी जो क्वांटिटेटिव था उस क्वांटिटेटिव 25% कंप्लीट करते हैं, आपकी टीम के लिए लॉगिन खुल जाते हैं और पीयर टीम की डेटा जाती है। ये हो सकता है कई बार आपका DDV रनिंग रहे और टीम आ जाए, आपने जैसे 25% किया यानी मिनिमम किया, वो आगे का ओपन कर देंगे, बाकी आगे चलती रहेंगी। तो सेल्फ स्टडी के लिए 45 डेज, DV के लिए 15 डेज मिलते हैं आपको, स्पेशल कंडीशन बढ़ाई जा सकती है। और अगर आपने नहीं किया ये, जैसे आपने SR 45 डे में सबमिट नहीं की, तो आपकी IIQ की फीस भी फॉरफिटेड हो जाएगी
आपको नई IAQ के साथ दोबारा जमा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, विद इन 45 डेज जो भी टाइम उन्होंने दिया है उसके अंदर SR की सबमिट करना ही करना है। इसलिए बार बार कहता हूँ, SR सबमिट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले चीजों को तैयार रखना है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में। फिर DV की अगर आपने फीस नहीं दी, जैसे SR जाएगी, SR के साथ 50% फीस चली जाएगी। जैसे ही आपका क्वालिफायर कंप्लीट होगा, रिमेनिंग फीस मांगेंगे, आपको फीस उनको देनी होगी 50%। तो इस ढंग से पूरी फीस जाती रहेगी। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो फीस स्ट्रक्चर में IAQ की फीस है 25,000 प्लस GST, ये नॉन रिफंडेबल होती है। और अगर आपकी एक बार IAQ कैंसिल हो गई किसी कारण से, नॉर्मली IAQ कैंसिल नहीं होती, उसमें बेसिक डेटा लिए गए, अगर किसी रीजन से IAQ आपकी कैंसिल हो जाती है, तो ये सेम IAQ फीस से आप 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट 1 साल के अंदर कर सकते हैं। एक ही बार IAQ फीस से आप 3 बार जा सकते हैं। तो ये भी चेंजेस होते रहते हैं। फिर आते हैं कॉलेज फीस की बात, तो 1 लाख प्लस GST है। 50% आपको देनी पड़ेगी SR सबमिट करते वक्त प्लस GST, और रिमेनिंग 50% टीम आने से पहले, या जो DV भी एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका टीम की डेट देंगे उसी के साथ आपको सबमिट पड़ेंगे, तो तभी उसके पास आएंगे। और ये नॉर्मली में उन स्थिति, अलग अलग कैटेगरी का अलग फीस है, यूनिवर्सिटी का अलग है, मल्टी, ये मैं जनरली जो सबसे ज्यादा कॉलेज होते हैं, जो ग्रांटेड एट प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज, जो मोनो फैकल्टी मल्टी फैकल्टी टीचर एजुकेशन, उनकी बात कर रहा हूँ। एक और चीज ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है, आपके कॉलेज में B.Ed भी है और अदर कोर्सेज हैं, तो ऐसा नहीं है B.Ed के लिए अलग होगा, वो एक B.Ed एक डिपार्टमेंट है, लाइक BA BSc BCom, तो जैसे वो पूरे एज ए होल एज ए कॉलेज होगा, उस पर भी लागू होगा। फिर जो लॉजिस्टिक फी है, इसमें चेंज किया गया है कि 2 लाख रुपए प्लस GST होता है, और ये प्री क्वालिफायर के साथ ही आपको टीम आने से पहले सबमिट करनी होती है। ये जो फीस में कई बार क्या होगा, अगर इस 2 लाख प्लस GST है, तो 2 लाख रुपए में जो कम खर्च होगा वो नेक कई बार रिफंड कर देता है आपको। जितना भी पैसा कम खर्च हुआ है, वो पैसा आपका इसका वापस आ जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखिए, जो पहले होता था कि UGC 12 इंस्टीट्यूशन की रेम्बर्स कर देती थी, जब तक नेक भी रेम्बर्स करता है, सक्सेस ग्रेड हो गया, लेकिन रेम्बर्स होने की शर्त वही है कि जब UC उनको पैसे दे देगी। ठीक है, और इस 2 लाख में अगर कम हुए तो वापस कर देंगे, और अगर ज्यादा हो गया तो आपको एक्सेस डिमांड करेगा, जो नॉर्मली नहीं होता है ज्यादा। अपील में भी जा सकते हैं। ये अपील की फीस पहले 1 लाख हुआ, उसे 50,000 कर दिया गया, प्लस GST कर दिया गया। यानी आपको ग्रेड डिक्लेयर होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपील में जाना है, आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आपके CGPA या पॉइंट कम मिले हैं, तो आप फिर अपील के लिए जा सकते हैं, और उसकी फीस है पर्टिकुलर, उस फीस को आपको देना ही होगा। इन टोटल हम बात करें तो IAQ की 25,000 प्लस GST 29,500, SR की 1 लाख प्लस GST यानी 1,18,000, लॉजिस्टिक की 2 लाख प्लस GST 2,36,000, यानी एक कॉलेज को एस्टिमेट एक्रेडिटेशन कराने के 3,83,500 रुपए नेट को फीस के रूप में देने होते हैं। जो आपकी रिफंडेबल फीस होती है सारी होती है, अगर UGC से नेट 12 को मिल जाएगी, लेकिन ये IAQ फीस नॉन रिफंडेबल ही होती है। और ये सारी फीस आपको नेट बैंकिंग के थ्रू जाएगी, या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जाती है। डेबिट कार्ड की एक लिमिट होती है, इसलिए आपको ये मान के चलिए क्रेडिट कार्ड से ही जाएगी। और गवर्नमेंट कॉलेज की केस में अगर मान ली, या ट्रेजरी, कोई ऐसे हमारे यहाँ कॉलेज में ट्रेजरी से फीस जमा नहीं होती, कहीं ट्रेजरी से फीस, तो उन्होंने एक प्रोविजन दिया है कि वो डायरेक्टर नेक को लिखेंगे, वो उसका सोल्यूशन बताएंगे अगर ट्रेजरी के थ्रू फीस कहीं जाती है, जो अभी नहीं है। तो फीस आपको सदैव नेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से देनी होगी। यहाँ इश्यू आता है कि डेबिट कार्ड की एक लिमिट होती है, और नेचुरली कॉलेज के तो होंगे नहीं क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो जो IAQ कन्वीनर है या 2 लोग अपना परमिशन ले लें, उससे फीस सबमिट कर दें अपने कार्ड से, और उसके बाद उसको फीस को कॉलेज से रेम्बर्स किया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।